बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम की रूपरेखा से पहले कुछ पंक्तियाँ आपके लिए। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है। एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। ये निश्चय ही आप सब लोगों को करना है। इस निश्चय और विश्वास के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। तो आइए आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। आज हम कक्षा 6, 7 और 8 के लिए गणित विषय लेकर आए हैं। कक्षा 6 में हम पूर्ण संख्याएं व रोमन संख्याओं के बारे में बताएंगे। कक्षा 7 में 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आने वाली परिमेय संख्याओं की जानकारी दी जाएगी। कक्षा 8 में परिमेय संख्याओं के तत्समक व प्रतिलोम गुणों के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं गणित की दुनिया में। आज हम देखेंगे रोमन संख्याओं को लिखने और पढ़ने के उदाहरण। जतिन छुट्टी में दिए होमवर्क पर काम कर रहा था। उसका काम माचिस की तिलियों का उपयोग करते हुए 1 से 10 तक रोमन संख्यांक लिखना था। उसके द्वारा तैयार किए गए इस चार्ट को देखें। क्या उसने सभी रोमन संख्यांक सही बनाए हैं? हम 1, 5 और 10 के संकेत कैसे लिखते हैं यह सीख चुके हैं। 2 के लिए 1 का संकेत 2 बार और 3 के लिए 1 का संकेत 3 बार लिखा जाता है। क्या उसने 4 को सही ढंग से व्यक्त किया है? नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता। तो 4 कैसे लिखेंगे? 5 ऋण 1 होते हैं 4, इसलिए 5 के संकेत के बाईं ओर 1 का संकेत व्यक्त करेंगे। ठीक इसी तरह 6, यह संख्या 5 से 1 अधिक है, इसलिए 1 का संकेत 5 के संकेत के दाईं ओर लिखकर व्यक्त करेंगे। इसी तरह यह है 7 और यह है 8। अब 9 को इस प्रकार व्यक्त करना गलत होगा। सही तरीका है 10 से 1 घटाना, इससे यह रोमन संख्यांक प्राप्त होता है। अगला उदाहरण, एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में एक शिक्षक ने अपने छात्रों को दी गई संख्यांकों के लिए रोमन संख्यांक लिखने को कहा। क्या आप कोशिश कर सकते हैं? चलिए 14 को रोमन पद्धति में व्यक्त करें। किसी भी संख्या को रोमन पद्धति में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले इसे अंकों के स्थानीय मानों को योग में व्यक्त करें। फिर हर एक स्थानीय मान को रोमन पद्धति में लिखें और फिर इन्हें साथ रख दें। 39 बराबर 30 धन 9।
इसलिए 10 के संकेत को 3 बार दोहराकर 30 और 10 के संकेत के बाई और 1 का संकेत बनाकर 9 लिखेंगे। फिर इन्हें साथ रख देंगे। 97 बराबर 90 धन 7। ध्यान रखें, 90 बनाने के लिए 3 से अधिक बार 10 नहीं जोड़ सकते। सही तरीका है 100 में से 10 घटाना और 7 को ऐसे लिखेंगे। दोनों मिलकर बन जाएंगे रोमन में 97। 149 100 धन 40 धन 9। ये रहे रोमन में 100 इस प्रकार, 40 इस प्रकार और 9 इस प्रकार व्यक्त किए जाते हैं, जो मिलकर बनाते हैं रोमन के 149। अगला उदाहरण, निम्नलिखित रोमन संख्याओं को हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में व्यक्त करें। रोमन के इस संख्यांक को देखें। हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में इसे व्यक्त करने के लिए दाएं से बाएं जाएं और नियमों का उपयोग कर संख्या प्राप्त करें। यह संकेत व्यक्त करता है 5। अगला संकेत है 1 का। चूंकि यह संकेत बड़े संकेत के पहले लिखा गया है, इसलिए इस संकेत का मान घटाया जाएगा। दाईं तरफ का अगला संकेत बड़ा संकेत है, तो जोड़ा जाएगा। इससे 54 जवाब प्राप्त होगा। रोमन की इस संख्या को देखें। ये 1 का संकेत है, इसके बाद इससे बड़ा 5 का संकेत है, तो 5 जोड़े जाएंगे। इसके बाद इससे बड़ा 100 का बड़ा संकेत है, इसलिए 100 भी जोड़े जाएंगे। इसके बाद इससे छोटा 10 का संकेत है, इसलिए 10 घटाए जाएंगे। इससे 96 जवाब प्राप्त होगा। आज हमने देखा रोमन संख्याओं को लिखने और पढ़ने के उदाहरण। अगले वीडियो में हम रोमन संख्याओं से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे रोमन संख्याओं से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। रोमन संख्यांक लिखने के नियम इस प्रकार है। वीडियो रोककर आप इनका पुनः अवलोकन कर सकते हैं। मिथ्या धारणा 1, 14 को रोमन पद्धति में कैसे लिखेंगे? रोमन संख्याओं के नियमों को ठीक से न समझने के कारण 1 के संकेत को 4 बार दोहराया जाता है। यह एक गलत समझ है। इसी तरह हड़बड़ी में कई बार 14 को 10 अधिक 5 मिलके हुए 15 और इनसे 1 घटाने के लिए 1 का संकेत 10 से पहले लिखा जाता है। ऐसा लिखना गलत होता है। इसी प्रकार संकेत बाएं लिखने से घटाया जाता है और दाएं लिखने से जोड़ा जाता है। इस समझ में उलझन के कारण 1 का संकेत 5 के संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है। यह भी गलत है। सही समझ है 14 यानी 10 धन 4। 10 और 4 के संकेतों का प्रयोग कर इस प्रकार सही जवाब पाया जाता है। मिथ्या धारणा 2, रोमन पद्धति में 99 को कैसे लिखेंगे? 99 बराबर 100 ऋण 1 समझकर कई बार इसको रोमन पद्धति में इस गलत तरीके से व्यक्त किया जाता है। यह समझ सही है कि छोटे संकेतों को बड़े संकेत के बाईं ओर लिखकर बड़े संकेत से घटाने की क्रिया व्यक्त की जाती है, लेकिन यह करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी छोटा संकेत जैसे 1 का उससे बड़े सिर्फ 2 संकेतों जैसे 5 का संकेत और 10 का संकेत इनसे ही घटाया जा सकता है, जबकि इनसे भी बड़े संकेतों जैसे 50, 100 और 500 के संकेतों से नहीं घटाया जा सकता। इस समझ से सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। मिथ्या धारणा 3, निम्नलिखित में से कौन सा रोमन संख्यांक सही प्रकार से व्यक्त किया गया है? ऑप्शन 1 में 10 का रोमन संकेत 4 बार दोहराया गया है, जबकि कोई भी रोमन संकेत 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जाता। यह जानकारी न होने के कारण ऑप्शन 1 को सही मान लिया जाता है, जबकि यह एक गलत जवाब है। इसी तरह 5, 50 और 500 के संकेत कभी भी दोहराए नहीं जाते। यह पता न होने के कारण ऑप्शन 2 सही मान लिया जाता है। यह भी एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि सिर्फ 1, 10, 100 और 1000 के संकेत दोहराए जाते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ 3 बार तक ही दोहराए जा सकते हैं। इस समझ से ऑप्शन 3 सही जवाब है। कई बार सिर्फ संकेतों को देखकर यह तय किया जाता है कि सभी ऑप्शन में रोमन पद्धति के संकेत है, इसलिए सभी ऑप्शन सही है।
यह नियमों का उपयोग नहीं किया जाता और ऑप्शन 4 सही मान लिया जाता है। यह भी गलत जवाब है। इस वीडियो में आज हमने देखी रोमन संख्याओं से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और इन्हें दूर किया। इस वीडियो से हम सीखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है और इन्हें संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें। हमारे जीवन में हम कई स्थितियों में गिनती यानी काउंटिंग करते हैं, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की गिनती, दिन, सप्ताह और महीनों की गिनती, चीजों की गिनती इत्यादि। जैसे ही हम गिनती करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि संख्याएं हमारे सामने प्राकृतिक रूप से आने लगती है। इस कारण हम गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। चूंकि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, इसलिए 1 यह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? विचार करें। गिनती कभी भी समाप्त नहीं होती। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं अनंत यानी इनफाइनाइट है। इस कारण सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पता नहीं की जा सकती। अगर किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ा जाता है तो हमें उसकी ठीक अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जो कहलाती है परवर्ती यानी सक्सेसर। जैसे 3 का परवर्ती 4 और 4 का परवर्ती 5 होता है। लेकिन अगर किसी प्राकृत संख्या से 1 घटाया जाता है तो उसकी ठीक पहले वाली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जो कहलाती है पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर। जैसे 3 का पूर्ववर्ती 2 और 2 का पूर्ववर्ती 1 होता है। क्या आप बता सकते हैं 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? सोचिए सोचिए। आइए इसे ज्ञात करें। मान लीजिए पेड़ पर 5 पंछी हैं। खाने की खोज में एक एक कर कुछ पंछी जाने लगते हैं। ये बचे 4, ये 3, ये 2 और यह 1। अगर यह एक पंछी भी उड़ जाएगा तो कितने पंछी बचेंगे? कोई भी नहीं। इसे संख्या में व्यक्त किया जाता है 0 से। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्राकृत संख्याओं की ही तरह 0 भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए हम प्राकृत संख्याओं में 0 को मिलाकर संख्याओं का एक समूह यानी कलेक्शन बनाते हैं, जिसे कहा जाता है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। इस तरह से अब हम 1 का पूर्ववर्ती लिख सकते हैं 0। पूर्ण संख्याओं की समझ बनाने के लिए संख्या रेखा यानी नंबर लाइन एक उपयुक्त माध्यम है। संख्या रेखा एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन है, जिस पर संख्याएं समान अंतर यानी इक्वल डिस्टेंस पर दर्शाई जाती है। समान अंतर कहलाता है मात्रक दूरी या इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस। आमतौर पर संख्या रेखा को क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, जबकि दाएं से बाएं जाने पर संख्याओं का मान छोटा होता जाता है। इस समझ से संख्याओं की तुलना यानी कंपैरिजन संख्या रेखा पर आसानी से की जा सकती है। पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा बनाने के लिए एक सरल रेखा खींचे और उस पर समान अंतर पर बिंदु अंकित करें। इन बिंदुओं को 0, 1, 2, 3 इत्यादि नाम देकर हम पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा बना सकते हैं। इस तरह हमने सीखा पूर्ण संख्याएं क्या होती है और इन्हें संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे अच्छे से जानेंगे। आज हम कुछ उदाहरणों से सीखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स की तुलना कैसे की जाती है और इनके परवर्ती यानी सक्सेसर और पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर कैसे प्राप्त किए जाते हैं।
उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं का परवर्ती और पूर्ववर्ती लिखिए। किसी संख्या में 1 मिलाकर उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह किसी संख्या से 1 घटाकर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से 1350 में 1 मिलाकर परवर्ती 1351 और 1 घटाकर पूर्ववर्ती 1349 प्राप्त होगी। इस तरह से 4,08,089 में 1 मिलाकर परवर्ती 4,08,090 और 1 घटाकर पूर्ववर्ती 4,08,088 प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों यानी पेयर्स के बीच इनमें से उचित चिन्ह का प्रयोग करें और संख्या रेखा पर पहली संख्या दूसरी संख्या के किस दिशा में है यह भी व्यक्त करें। संख्या 6 संख्या 12 से छोटी है, इसलिए 6 संख्या रेखा पर 12 के बाईं ओर स्थित है। संख्या 70 संख्या 50 से बड़ी है। इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए बिंदुओं के बीच उचित दूरी रखनी होगी। यहाँ हम दूरी 10 मात्रक यानी यूनिट्स रखेंगे। इस प्रकार अब संख्या रेखा पर संख्याएं 70 और 50 व्यक्त की जा सकती है। संख्या रेखा से अब यह पता चलता है कि 70 संख्या 50 के दाईं ओर स्थित है। अगला उदाहरण, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों यानी पेयर्स के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता करने के लिए पहले हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, फिर आने वाले हल से एक और घटाते हैं। ऐसा करने पर हम ज्ञात कर पाएंगे कि 2 और 5 के बीच में 2 पूर्ण संख्याएं हैं। इसी प्रकार 45 और 69 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता करने के लिए 69 - 45 - 1 का हल प्राप्त करेंगे। हल प्राप्त करने पर अब यह जाना जा सकता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच 23 पूर्ण संख्याएं हैं। क्या अब आप 352 और 689 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता कर सकते हैं? यह पता किया जा सकता है 689 - 352 - 1 के हल से, जो होगा 336। यानी इन दोनों के बीच 336 पूर्ण संख्याएं हैं। इन उदाहरणों से आज हमने पूर्ण संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है और इनके परवर्ती और पूर्ववर्ती कैसे प्राप्त किए जाते हैं यह सीखा। अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम सीखेंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अमित और निशा 2 संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं यह ज्ञात करने का खेल खेल रहे थे। अमित ने पूछा 2 और 6 में कितनी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स है। जवाब प्राप्त करने के लिए निशा ने 2 से 6 तक पूर्ण संख्याएं लिखी और 2 और 6 को छोड़कर बची संख्याओं की गिनती की और उसने जवाब दिया 2 और 6 के बीच 3 पूर्ण संख्याएं हैं। अब निशा की बारी थी। निशा ने पूछा -5 और 0 के बीच कितने पूर्णांक है। जवाब प्राप्त करने के लिए अमित ने -5 और 0 को छोड़कर इनके बीच की संख्याओं -4, -3, -2 और -1 की गिनती की और जवाब दिया 4। इतने में वहां उनकी बड़ी बहन सरिता आ गई। खेल को अधिक रोचक बनाने के लिए उसने दोनों को सवाल पूछा 1 और 2 इन 2 पूर्णांकों के बीच कितने पूर्णांक हैं। निशा और अमित यह जानते थे कि 1 और 2 क्रमागत पूर्णांक यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, इसलिए इनके बीच कोई भी पूर्णांक नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने जवाब दिया 1 भी नहीं यानी कि 0। इस पर सरिता ने कहा बिल्कुल सही। फिर सरिता ने पूछा अब बताइए 1/7 और 2/7 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। अमित और निशा ने देखा दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर है और अंश क्रमागत पूर्णांक है, इसलिए दोनों ने सोचा कि इनके बीच कोई भी परिमेय संख्या नहीं आएगी। इस तरह से दोनों ने जवाब दिया कोई भी नहीं। मुस्कुराते हुए सरिता बोली
आप दोनों गलत है। इनके बीच कई सारी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे अगर हम 1/7 और 2/7 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तुल्य परिमेय संख्याएं 2/14 और 4/14 प्राप्त होगी। अब यहाँ 3/14 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है, यानी कि 2/14 3/14 से छोटी है और 3/14 4/14 से छोटी है। इसी तरह अगर हम दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी 3/21 और 6/21। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं हैं 4/21 और 5/21, जहाँ 3/21 4/21 से छोटी है और 4/21 5/21 से छोटी है, 5/21 6/21 से छोटी है। इसी तरह अगर इनके अंश और हर दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी 10/70 और 20/70। अब हमें इनके बीच की परिमेय संख्याएं इस प्रकार प्राप्त होंगी। इसी प्रकार 1/7 और 2/7 के बीच कई सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि दो पूर्णांकों के बीच भले ही पूर्णांक की संख्या सीमित यानी फाइनाइट हो, लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। अब मान लीजिए हमें ऋण 6/9 और ऋण 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या आप बता सकते हैं इनके बीच की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जा सकती है? सोचिए। बिल्कुल सही। पहले हमें इनके हर बराबर करने होंगे। चूंकि 9 और 7 का लसअ 63 है, इसलिए हम दोनों परिमेय संख्याओं का हर 63 करेंगे। इसके लिए हम ऋण 6/9 के अंश और हर को 7 से गुणा करेंगे और ऋण 4/7 के अंश और हर को 9 से गुणा करेंगे। इससे हमें ऋण 6/9 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ऋण 42/63 और ऋण 4/7 की तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात होगी ऋण 36/63। यहाँ ऋण 36/63 ऋण 42/63 से बड़ी है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋण 36/63 ऋण 42/63 के दाईं ओर है। या हम यह भी कह सकते हैं कि ऋण 36/63 ऋण 42/63 की तुलना में शून्य के अधिक पास है। इस तरह से अब हम दोनों परिमेय संख्याओं के बीच इस प्रकार से परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। जरा सोचिए, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या हम संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, हम संख्या रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ऋण 3/2 और ऋण 6/5 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होगी, तो हम पता करेंगे संख्या रेखा पर इन दोनों संख्याओं का स्थान कहाँ है और फिर हम देखेंगे इनके बीच कौन सी परिमेय संख्याएं आती है। इसे हम अगले वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। तो आज हमने सीखा दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के उदाहरण। शून्य और 1 के बीच आने वाली 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह बड़ा ही आसान है। शून्य और 1 दोनों परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन्हें हम क्रमशः 0/1 और 1/1 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। चलिए 0/1 और 1/1 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इसके लिए हम 0/1 और 1/1 की तुल्य परिमेय संख्याएं यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्रमशः 0/11 और 11/11 लिख सकते हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इन परिमेय संख्याओं के बीच में 1/11 से लेकर 10/11 इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं। अगला उदाहरण, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं ऋण 4/3 और ऋण 2/3 के बीच नहीं है। यहाँ ऋण 2/3 ऋण 4/3 से बड़ी संख्या है, इसलिए इन दोनों संख्याओं के बीच वही संख्या आएगी जो ऋण 4/3 से बड़ी है लेकिन ऋण 2/3 से छोटी है। चलिए ऋण 5/6 की बात करते हैं। यह संख्या ऋण 4/3 और ऋण 2/3 के बीच है या नहीं,
यह पता करने के लिए हमें इन तीनों परिमेय संख्याओं की तुलना करनी होगी, जिसके लिए हमें इनका हर समान करना आवश्यक है। हर समान करने के लिए हम लसअ यानी एलसीएम की समझ का उपयोग करेंगे। यहाँ हर 6, 3 और 3 का लसअ है 6, इसलिए हम तीनों परिमेय संख्याओं का हर 6 करेंगे। इसके लिए हम ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करते हैं। इसी तरह ऋण 4/3 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करते हैं। इससे हमें ऋण 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात होगी। ऋण 4/6 और ऋण 4/3 की तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात होगी ऋण 8/6। ऋण 5/6 का हर पहले से 6 है, इसलिए हम इसे वैसे के वैसे रखेंगे। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के हर समान है, इसलिए इनके अंशों की तुलना करेंगे। यहाँ ऋण 8 ऋण 5 से छोटा है और ऋण 5 ऋण 4 से छोटा है, इसलिए ऋण 8/6 ऋण 5/6 से छोटा है और ऋण 5/6 ऋण 4/6 से छोटा है। यानी कि ऋण 4/3 ऋण 5/6 से छोटा है और ऋण 5/6 ऋण 2/3 से छोटा है, इसलिए ऋण 5/6 द्विपरिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या है। अब आइए ऋण 12/5 की बात करें। इन तीनों परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हमें इनके हर समान करने होंगे। यहाँ हम 3 और 5 का लसअ 15 लेकर इनके हर समान करेंगे। यहाँ ऋण 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 10/15। ऋण 4/3 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 20/15 और ऋण 12/5 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 36/15। चूँकि ऋण 36/15 ऋण 20/15 से कम है और ऋण 20/15 ऋण 10/15 से कम है, इसलिए ऋण 36/15 ऋण 20/15 और ऋण 10/15 के बीच नहीं आएगी। यानी कि ऋण 12/15 यह परिमेय संख्या ऋण 2/3 और ऋण 4/3 के बीच नहीं है। इसी तरह क्या आप पता कर सकते हैं ऋण 14/9 इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच आती है या नहीं? प्रयास कीजिए। अगला उदाहरण, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए ऋण 0.3 और 1.4 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम ऋण 0.3 और 1.4 को क्रमशः ऋण 3/10 और 14/10 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह हम इन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ दोनों के अंश और हर पूर्णांक है और किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं है, इसलिए ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। चलिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। ऋण 3/10 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान शून्य के बाईं ओर है। लेकिन 14/10 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान शून्य के दाईं ओर है। ऋण 3/10 के ऋण चिन्ह को नजरअंदाज कर हम देखते हैं कि अंश 3 हर 10 से छोटी संख्या है, इसलिए ऋण 3/10 का स्थान शून्य और ऋण 1 के बीच है। ठीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम शून्य से ऋण 1 की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और शून्य के बाईं ओर पहले 3 भाग लेकर संख्या ऋण 3/10 दर्शाते हैं। 14/10 में अंश 14 हर 10 से बड़ी संख्या है, इसलिए यह संख्या 1 से बड़ी है। संख्या रेखा पर इसका स्थान ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाते हैं और इनमें से 14 भाग लेकर संख्या 14/10 दर्शाते हैं। तो क्या अब आप बता पाएंगे कि इन दो संख्याओं के बीच कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके बीच परिमेय संख्याएं हैं ऋण 2/10 से लेकर 10/10 या 1, 11/10, 12/10, 13/10। ध्यान रहे 0 और 1 भी परिमेय संख्याएं ही है। तो आज हमने देखे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने से संबंधित मिथ्या धारणा और एक मजेदार विधि। मिथ्या धारणा। अध्यापक ने एक दिन बच्चों को सवाल पूछा, ऋण 5 और 7 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स है? मीरा ने इस सवाल का जवाब दिया 11, राहुल ने जवाब दिया 13 और समीर ने जवाब दिया इनके बीच अपरिमित रूप से अनेक यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हैं। क्या आप बता सकते हैं इन सभी में सही जवाब किसने दिया?
मीरा ने सवाल को ठीक रूप से नहीं समझा। उसने परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के स्थान पर ऋण 5 और 7 के बीच कितने पूर्णांक यानी इंटीजर्स है यह पता किया। चूंकि ऋण 5 और 7 के बीच 11 पूर्णांक है, इसलिए उसने 11 यह जवाब दिया। इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। राहुल ने ऋण 5 से लेकर 7 तक के पूर्णांकों की गिनती की जो उसे 13 मिली, इसलिए उसने जवाब दिया 13। यहाँ पूर्णांकों की गिनती की गई है जबकि सवाल में परिमेय संख्याओं की गिनती करने के लिए कहा है, इसलिए यह गलत जवाब है। यानी कि ऑप्शन दूसरा भी गलत जवाब है। इसी के साथ यहाँ एक और गलती हुई है। क्या आप बता पाएंगे वह क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। जब हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्याएं पता करते हैं तो उन दो संख्याओं को गिनती से हटा देते हैं। यहाँ राहुल ने ऋण 5 और 7 के बीच के पूर्णांकों के साथ ही ऋण 5 और 7 की भी गिनती की है, इसलिए भी राहुल का जवाब गलत है। ध्यान रहे, किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्याएं कितनी है पता करने के लिए हम उन संख्याओं को छोड़कर इनके बीच की सभी संख्याओं की गिनती करते हैं। सही समझ यह है कि ऋण 5 और 7 दोनों पूर्णांक है, साथ ही साथ ये परिमेय संख्याएं भी है। इन दो संख्याओं के बीच हम चाहे जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हैं। यानी कि समीर का जवाब सही है, इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। अब चलिए परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की एक और विधि देखें। मान लीजिए हमें 4 और 6 के बीच की कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। इसके लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और परिणाम को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात होगी 5। फिर हम 4 और 5 को जोड़ेंगे और परिणाम को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी 9/2, जिसका स्थान 4 और 5 के मध्य में है। इसी प्रकार हम 5 और 6 को जोड़ेंगे और परिणाम को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें 5 और 6 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात होगी 11/2। और संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम फिर से 11/2 और 6 को जोड़ेंगे, जिसका परिणाम आएगा 23/12, जो कि 11/2 और 6 के मध्य की परिमेय संख्या है। इसी प्रक्रिया से हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। है न यह एक मजेदार विधि? यह विधि हमें उस स्थिति में भी उपयोगी सिद्ध होती है जब हमें दो परिमेय संख्याएं दी हो और इनकी ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो आज हमने देखी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने से संबंधित मिथ्या धारणा और एक मजेदार विधि। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के बारे में। तत्समक यानी आइडेंटिटी का अर्थ है पहचान। अक्सर गणित में संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाओं से इनकी पहचान बदलती है। जैसे 5 में 2 जोड़ने से 5 की पहचान बदलकर 7 हो जाती है। इसी तरह परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर 5/3 में 2/3 जोड़ने पर इसकी पहचान बदलकर 7/3 हो जाती है। कुछ विशेष स्थितियों के लिए संख्याओं की पहचान नहीं बदलती। जैसे सभी परिमेय संख्याओं में 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके साथ यदि किसी परिमेय संख्या का योग किया जाता है तो परिणाम हमेशा वह परिमेय संख्या आता है, यानी कि उस परिमेय संख्या की पहचान नहीं बदलती। हम कहते हैं कि 0 परिमेय संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। व्यापक रूप में परिमेय संख्या p/q के लिए p/q-0 बराबर 0-p/q बराबर p/q है। उदाहरण के लिए 2/3-0 या 0-2/3 का परिणाम 2/3 ही आता है। ऋण 15/4-0 या 0-15/4 का परिणाम ऋण 15/4 ही आता है। इसी तरह सभी परिमेय संख्याओं में एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके साथ यदि किसी परिमेय संख्या का गुणन किया जाता है तो परिणाम हमेशा वह परिमेय संख्या आता है, यानी कि उस परिमेय संख्या की पहचान नहीं बदलती।
हम कहते हैं कि एक परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। व्यापक रूप में परिमेय संख्या p बटे q के लिए p बटे q गुणा 1 बराबर 1 गुणा p बटे q बराबर p बटे q है। उदाहरण के लिए 2 बटे 3 गुणा 1 या 1 गुणा 2 बटे 3 का परिणाम 2 बटे 3 ही आता है। ऋण 15 बटे 4 गुणा 1 या 1 गुणा ऋण 15 बटे 4 का परिणाम ऋण 15 बटे 4 ही आता है। प्रतिलोम यानी इनवर्स का अर्थ विपरीत या उल्टा होता है। चलिए गणित में इसका महत्व समझे। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 3/7। यदि हम इसमें परिमेय संख्या ऋण 3/7 को जोड़ेंगे तो हमें परिणाम 0 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि 3/7 और ऋण 3/7 जोड़े जाने पर एक दूसरे के मान को 0 करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के ऋणात्मक यानी निगेटिव या योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स है। व्यापक रूप में यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर परिणाम 0 आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे यहाँ परिमेय संख्या ऋण p बटे q परिमेय संख्या p बटे q का योज्य प्रतिलोम है। इसी तरह परिमेय संख्या p बटे q परिमेय संख्या ऋण p बटे q का योज्य प्रतिलोम है। परिमेय संख्या का ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम उसे ऋण 1 से गुणा कर यानी उसका चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जाता है। अब मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 10/11। क्या आप ऐसी परिमेय संख्या बता सकते हैं जिसका इस संख्या से गुणन करने पर परिणाम 1 आएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, ऐसी संख्या होगी 11/10। यदि एक परिमेय संख्या a बटे b का गुणन दूसरी परिमेय संख्या c बटे d से करने पर यदि गुणनफल 1 आता है तो हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएं a बटे b और c बटे d एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है। किसी शून्येतर परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसके अंश और हर को परस्पर बदलकर प्राप्त किया जाता है। तो अब आपको योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के बारे में। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के उदाहरण। ऋण 6/7 के योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स और गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स का योग करने पर परिणाम 0 आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऋण 6/7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, चूंकि ऋण 6/7 धन 6/7 बराबर 0 है, इसलिए ऋण 6/7 का योज्य प्रतिलोम 6/7 है। इसी तरह यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने पर परिणाम 1 आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। चूंकि ऋण 6/7 गुणा ऋण 7/6 बराबर 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 7/6 है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमने ऋण चिन्ह यानी निगेटिव साइन का स्थान क्यों नहीं बदला? सोचिए सोचिए।
बिल्कुल सही, क्योंकि ऋण 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/6 है, लेकिन इसके अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर दोनों को हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा और हमें प्राप्त होगा ऋण 7/6। ध्यान रहे, साधारणतः हम ऋण चिन्ह अंश के साथ दर्शाते हैं। अब हम ऋण 6/7 के योज्य प्रतिलोम 6/7 और गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 7/6 का गुणनफल ज्ञात करेंगे। यह होगा 6/7 गुणा ऋण 7/6 बराबर ऋण 1। इसलिए ऋण 1 दिए सवाल का जवाब है। अगला उदाहरण, परिमेय संख्या 3/10 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़ने पर परिणाम 3/10 प्राप्त होगा? हम जानते हैं कि केवल 0 ही ऐसी परिमेय संख्या है जिसे किसी भी संख्या से योग करने पर परिमेय संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए परिमेय संख्याओं के योग के लिए 0 एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब यदि हम 3/10 में 0 जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या 3/10 में कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि वांछित परिमेय संख्या 0 है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ पहले हम गुणन की संक्रिया को हल करेंगे। 7/8 गुणा 2/3 को सरल करके हमें 7/12 प्राप्त होगा। अब हम योग के क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से संख्याओं का क्रम बदलेंगे और साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सहायता से इनके इस प्रकार समूह बनाएंगे। इस कोष्ठक में हम देख सकते हैं कि 3/4 और ऋण 3/4 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, इसलिए इनका योग 0 आएगा। इसी तरह इस कोष्ठक का भी योग 0 ही आएगा। 4/9 धन 0 धन 0। चूंकि 0 एक योज्य तत्समक है, इसलिए योग में 4/9 के साथ 0 का योग किया जाने पर परिणाम 4/9 ही आएगा। इसलिए यहाँ परिणाम होगा 4/9। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर p/q के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुछ बच्चों को योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी और योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स की समझ में भ्रम होता है। वे सोचते हैं कि आईने में दिखाई देने वाली प्रतिमा के जैसे परिमेय संख्या p/q का योज्य तत्समक ऋण p/q है, इसलिए वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ध्यान रहे, 0 परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के साथ 0 जोड़ा जाए तो उस परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता, यानी उसकी पहचान नहीं बदलती। इसी तरह किसी परिमेय संख्या a/b के साथ यदि कोई दूसरी परिमेय संख्या c/d जोड़ी जाए जिससे परिणाम 0 प्राप्त हो, तो a/b और c/d एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। यहाँ p/q में ऋण p/q जोड़ने पर परिणाम 0 प्राप्त होता है, इसलिए p/q के लिए ऋण p/q एक योज्य प्रतिलोम है, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण से ज्ञात होता है कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? कुछ बच्चे गुणात्मक तत्समक की अवधारणा को एक व्याख्या के रूप में याद कर लेते हैं, वे इसका अर्थ नहीं समझ पाते।
पहले ऑप्शन को देखकर बच्चे सोचते हैं कि यहाँ गुणन की संक्रिया की गई है और परिणाम 1 प्राप्त हुआ है, इसलिए यह उदाहरण गुणात्मक तत्समक का उदाहरण है। इस कारण वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। ध्यान रहे, यदि किसी परिमेय संख्या का गुणन 1 से किया जाए तो परिणाम वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी कि उस परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए 1 गुणात्मक तत्समक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी परिमेय संख्या के तत्समक और प्रतिलोम से संबंधित मिथ्या धारणाएं। प्यारे बच्चों, आज गणित पढ़कर कैसा लगा? कक्षा 6 को तो बहुत अच्छा लगा होगा जब उन्होंने बड़ी बड़ी संख्याओं को रोमन में कितने छोटे रूप में लिखा होगा। कक्षा 7 ने आज 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आने वाली परिमेय संख्याओं को जाना। इसी प्रकार कक्षा 8 में परिमेय संख्याओं के तत्समक व प्रतिलोम गुणों को जाना। निसंदेह सारी ही विषय वस्तु आपको समझ में आई होगी, परंतु इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में फिर से हल करना है। आइए चलते हैं, कल हम क्या पढ़ेंगे। कल हम कक्षा 6 के लिए गणित में वही पूर्ण संख्याएं और संख्या रेखा और पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं को पढ़ेंगे। कक्षा 7 के लिए हम लेकर आए हैं परिमेय संख्याओं का योग और उससे संबंधित प्रश्न। इसी प्रकार कक्षा 8 में परिमेय संख्याओं की वितरकता और उनका अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ ये सभी सामग्री आज की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं आपको कोई संदेह है या कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप हमारे इस शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।